गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको कोविड-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। कोविड-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। पूरे 73 बरस हो गए हमारी आजादी को। शान से लहराता तिरंगा हमारे देश की उत्तरोत्तर प्रगति का गुणगान कर रहा है और ये संदेश भी दे रहा है कि जब जब हमारे देश में कोई भी संकट आया है, देशवासियों ने मिलजुल कर अपनी एकता और समर्पण के साथ उस संकट का सामना कर उसे परास्त किया है। श्रोताओं, इस साल का स्वाधीनता दिवस भी हमारे लिए एक ऐसा ही संदेश लेकर आया है कि आइए हम सब सुरक्षा के नियमों का पालन कर अपने देश से कोरोना को हमेशा के लिए परास्त कर देंगे। इतिहास गवाह है, हमारे देश में हमने अनेक लाइलाज बीमारियों का उपचार ढूंढा है और कई बीमारियों को समूल नष्ट भी कर दिया है। तो आइए श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आजादी के बाद हमारे देश ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या तरक्की की है, इस संबंध में विस्तार से जानें। जानकारी दे रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद नेरल। डॉक्टर अरविंद नेरल जी, आकाशवाणी की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपनी आजादी की 73वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और जब हम इन 73 सालों पर नजर डालते हैं तो स्वास्थ्यगत सुविधाओं की जब हम बात करते हैं तो आजादी के पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और आजादी के बाद आज हमने उसमें कितनी तरक्की की है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले तो अपने श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जी कि स्वतंत्रता दिवस हमारा अमर रहे। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां जी। जैसा कि आपने सवाल किया है, 1947 में जब हमारी आजादी हुई थी उसके बाद से अभी 2020 73 वर्ष हो चुके हैं जी। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्रगति हुई वो यकीनन काबिल तारीफ है और रिवॉल्यूशनरी चेंजेस मैं कहूँगा हुए हैं। और तो दो हेल्थ से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिसको हम IMR और MMR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। ये दो फिगर ऐसे होते हैं जिनसे हम किसी भी स्थान के, किसी भी देश के स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन कर सकते हैं कि कैसी वहाँ की सुविधाएं हैं। 1947 में हमारी आजादी के समय IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा था, 190 हुआ करता था। 1000 जब बच्चे लाइव बर्थ होते थे, बच्चे पैदा होते थे, उनमें से लगभग 190 बच्चे एक साल के अंदर उनकी डेथ हो जाया करती थी किसी न किसी स्वास्थ्यगत कारणों से। तो ये काफी बड़ा फिगर था। उससे ये लगता था कि उस समय की स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जितनी प्रोग्रेस हुई है तो आज 2020 में जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट घट के उसमें 85% का रिडक्शन हुआ है। और अब जब इन्फेंट मोर्टिलिटी हम रेट कैलकुलेट करते हैं
तो वो सिर्फ 29 है। मतलब अभी आज की डेट पे 1000 लाइव बर्थ में सिर्फ 29 बच्चों की मृत्यु होती है किन्हीं कारणों से 1 साल के अंदर। तो IMR में काफी हमने प्रोग्रेस की है। यहाँ तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसमें भी काफी प्रोग्रेस की है। उस समय 1947 में 2000 माताओं की डेथ हो जाया करती थी 1 लाख लाइव बर्थ में, 1 लाख प्रेगनेंसीज में से, जो काफी बड़ा फिगर हुआ करता था। और आज वो घट के सिर्फ 122 तक आ गया है। तो इन दोनों फिगर्स में हमने काफी प्रोग्रेस की है। और एक दूसरा फिगर जिससे हम स्वास्थ्य की सुविधाओं का आकलन करते हैं वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कितने साल तक जिंदा रहेगी जनरल पॉपुलेशन। 1947 में जब हम कैलकुलेट करते हैं उस समय जिंदा रहने की जो एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 32 वर्ष हुआ करती थी, 32-33 वर्ष। और आज लगभग 69 या 70 ईयर्स तक आदमी जिंदा रहता है। तो ये काफी बड़ा प्रोग्रेस है, जिससे ये पता चलता है कि हमने स्वास्थ्य के दिशा में काफी प्रगति की है। जब हम ये न सिर्फ शहरों तक बल्कि गांव के एरिया में भी देखें तो हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ा ली है। 1947 में जब सिर्फ 700-750 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हुआ करते थे और आज 23,000 से भी ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। तो हमने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को न सिर्फ शहरों तक सीमित रखा है बल्कि ग्रामीण और रूरल एरिया, ट्राइबल बेल्ट में और रिमोट एरिया में, दूर दराज के एरिया में भी हमारे हेल्थ सर्विसेज पहुंची है। उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितनी प्रगति की है। मेडिकल कॉलेजेस का सवाल है, जबकि 1947 में सिर्फ 28 मेडिकल कॉलेज थे हमारे देश में, सिर्फ 28, और आज 545 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में हमने कितनी प्रगति की है। डॉक्टर साहब, प्रगति की ये बातें हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अब मन कर रहा है कि थोड़ा सा हम मनोरंजन भी करें। तो बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगे? स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं चाहूंगा कि हमारे देश में जो अनेकता में एकता की भावना काफी ज्यादा है, उसको प्रदर्शित करते हुए एक मोहम्मद रफी का गीत है, आवाज दो हम एक हैं। जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। ये वक्त खोने का नहीं, ये वक्त सोने का नहीं। जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है। फूलों के चेहरे जर्द है, जुल्फे फिजा की गर्द है। उमड़ा हुआ तूफान है, नरवे में हिंदुस्तान है। दुश्मन से नफरत फर्ज है, घर की हिफाजत फर्ज है। बेदार हो आमादाए पैगार हो। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। ये है हिमालय की जमीन, ताजो अजंता की जमीन। संगम हमारी आन है, चित्तौड़ अपनी शान है। गुलमर्ग का महका चमन, यमुना का तट गोकुल कबन। गंगा के धारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं। कह दो कोई दुश्मन नजर उठे न भूले से इधर। कह दो कि हम बेदार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। उठो जवाना ने वतन बांधे हुए सर से कफन। उठो दक्कन की ओर से, गंगो जमन की ओर से। पंजाब के दिल से उठो, सतलुज के साथ
डॉक्टर अरविंद नेरल जी इस वक्त हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब से हम हमारे देश में स्वास्थ्य की प्रगति पर बात कर रहे हैं। अब हम आधुनिक चिकित्सा सुविधा की अगर बात करें तो एक जमाना था जब बहुत सारे रोग लाइलाज माने जाते थे और उन रोगों से लोगों की मृत्यु भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ करती थी। उसे देखते हुए आज हम कहां तक पहुंचे हैं? हाँ, मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है और अब तो वो बीमारियां भी जो किसी जमाने में लाइलाज मानी जाती थी, जैसे कैंसर का भी हम एग्जांपल लें, कैंसर जैसी बीमारियां अभी भी लाइलाज मानी जाती है, लेकिन कई सारे ऐसे कैंसर के मरीज आपने भी देखे होंगे, आसपास भी देखे होंगे, जो आज पूर्णतः स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। तो इस क्षेत्र में रेडियोथेरेपी के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है, रेडियोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रगति की है, आज से जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, रेडियोलॉजी में सिर्फ एक्सरे के सिवा शायद हम लोग ने कुछ पढ़ा नहीं था। आज रेडियोलॉजी कितना मॉडर्न और कितना एडवांस ब्रांच हो गई है। कई सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जो जिसकी हम शुरू में कल्पना भी नहीं करते थे और आज उन्होंने इतनी प्रगति की है कि वो कई बार तो अकल्पनीय लगती है। न्यूक्लियर मेडिसिन के क्षेत्र में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्षेत्र में, इन्फेक्शियस डिजीजेस के क्षेत्र में जो प्रगति की है, कई बीमारियां जो उस समय इतनी खतरनाक मानी जाती थी, आज वो उसका हमने काफी अच्छा इलाज ढूंढ लिया है। कई बीमारियों को हमने जड़ से समाप्त भी किया है। स्मॉल पॉक्स का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, पोलियो हमने पूरा तरह से इरेडिकेट कर दिया है। यॉस जैसी एक बीमारी होती थी जिसका हमने पूरे इंडिया से इरेडिकेशन किया है। कई इन्फेक्शियस डिजीजेज, पैरासिटिक डिजीजेज जो कृमि वाली बीमारियां होती थी जो बहुत कॉमन हुआ करती थी, आज वो स्थिति है कि हम बच्चों को यदि कृमि दिखाना चाहें, कुछ ऑर्गेनिज्म दिखाना चाहें तो वो ऑर्गेनिज्म मिलते नहीं है। तो इस तरह से हमने इतनी प्रगति की है कि वो काफी प्रगति की है। और इसका मैं एक एग्जांपल ये भी देना चाहूंगा कि हमारे देश में जो मॉडर्न मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि दूर दराज के दूसरे देशों के मरीज भी हमारे देशों में आते हैं। और इसीलिए आपने एक नाम सुना होगा, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म में पूरे वर्ल्ड में देखा तो इंडिया का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल है बल्कि बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। बहुत सस्ते दरों पर हम वो ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं। तो बाहर के देशों के लोग, खासतौर पे अरब कंट्री के लोग हैं, एशिया के लोग हैं, दूसरे एशियन कंट्रीज के लोग हैं, वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, सर्जरीज कराने आते हैं, साथ साथ अपना टूरिज्म का भी काम उतने पैसे में वो आराम से कर लेते हैं। तो दोनों तरह की चीजें उन्हें यहाँ मुहैया हो जाती है। यदि हम एक एग्जाम्पल है कैटरेक्ट सर्जरी का, जो बाकी कंट्रीज में जितना खर्चा आता है उतने खर्चे में यहाँ पे उनकी कैटरेक्ट सर्जरी भी हो जाती है और साथ साथ उनका टूरिज्म का पार्ट भी हो जाता है। तो इस तरह से मेडिकल टूरिज्म ने भी भारत को काफी नाम दिया है और यहाँ के जो चिकित्सक हैं उनका पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इतना नाम है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और इंडियन डॉक्टर्स आपको काफी मात्रा में मिलेंगे, काफी संख्या में आपको ये डॉक्टर्स मिलेंगे। और न सिर्फ संख्या में बल्कि उनकी जो रेपुटेशन है वहाँ पे, एक बहुत ऑनेस्ट और बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर के रूप में जो यहाँ के चिकित्सकों ने नाम कमाया, वो यकीनन हमारे बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, जब हम पैथी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ चिकित्सा की 3 पैथी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। तो आयुर्वेद तो हमारे देश की बहुत ही प्राचीन पैथी रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तो आप जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारे देश की, जो पौराणिक परंपराओं के हिसाब से जो चिकित्सा पद्धति चली आ रही है, वो उन्होंने जो प्रगति की उससे जो लोगों को लाभ मिलता है वो काफी है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी जिसमें हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है या एलोपैथिक मेडिसिन कई बार काम नहीं करती, उनमें हमारी ये एलोपैथिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और जो होम्योपैथी वाली मेडिसिन काफी काम आती है। इसलिए अभी एक कंसेप्ट निकला है कि हम इन पैथीज को अलग अलग दृष्टिकोण से न देखें, इन्हें अलग अलग न माने, बल्कि कुछ पैथीज में यदि कुछ अच्छाइयां हैं तो उसको अपना के सभी चीजों को जोड़कर, सभी चीजों का मिश्रण करके हम यदि मरीजों का लाभ पहुंचाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ पैथीज में यदि कोई बीमारियां ज्यादा अच्छे से ट्रीट होती हैं, वो कुछ ऐसी भी बीमारियां जो खासतौर पे क्रॉनिक डिजीजेज हैं, खासतौर पे स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें होम्योपैथी की मेडिसिन काफी काम आती है, हमारी हर्बल मेडिसिन काफी काम आती है। तो उनका उपयोग किया जाना कभी गलत नहीं होगा। और अभी एक
कंसेप्ट है कि हम सब पैथीज को मिला के, सभी सिस्टम्स को मिला के लोगों का भला कर सकें, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके तो बेहतर होगा। मतलब ये संभव है कि एक व्यक्ति जो एलोपैथ की दवाइयां ले रहा है साथ साथ वो होम्योपैथ की भी दवा ले सकता है? बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। और ये दोनों तीनों पैथीज के कॉम्बिनेशन से यदि मरीज का भला होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, इस पर हम आगे आपसे और बातचीत करेंगे, बहुत से सवाल हमारे बाकी हैं। अब मन कर रहा है कि आपकी पसंद का दूसरा गीत सुना जाए। एक हेमंत कुमार जी का गाया हुआ गाना है, जगत भर की रोशनी के लिए सूरज रे तो जलते रहना। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनवाया डॉक्टर साहब। हमारे चिकित्सक जो हैं वो उस सूरज की तरह हैं जो समाज को अच्छे स्वास्थ्य की रोशनी देते हैं। और इस वक्त आजादी के इस पर्व के साथ हमारे देश में चिकित्सा की प्रगति पर भी हम बातचीत करने जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी कोरोना का काल चल रहा है, विगत कुछ माह से पूरी दुनिया के लोग इस कोरोना का सामना कर रहे हैं और कोरोना को परास्त करने के विभिन्न प्रयास भी जारी हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में इस तरह की परिस्थितियां पहले भी कभी आई हैं? हाँ, ये इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं वो पहले भी आती रही हैं। अभी का जो कोरोना संक्रमण है हो सकता है कुछ अर्थों में थोड़ा सा अलग हो, लेकिन जो इन्फेक्शियस डिजीज जो बैक्टीरिया और वायरसेस और कुछ फंगस और पैरासाइट से हुआ करती हैं, वो प्राचीन काल से जब से मानव जाति का विकास हुआ तब से
आती रही हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पहले ये बीमारियां कहीं ज्यादा हुआ करती थी। अभी आज के मॉडर्न युग में एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स के कारण और इन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हमारी लड़ाई इतनी स्ट्रांग हो गई कि कई सारी बीमारियां तो अब सिर्फ हिस्ट्री बन के रह गई हैं। तो ये बीमारियां प्राचीन काल से चली आती रही हैं, लेकिन ये जो कोरोना की बीमारी है ये कुछ अलग हटकर इसलिए है कि इसमें इन्फेक्टिविटी और जो इन्फेक्शियसनेस है वो ज्यादा है, संक्रमण करने की क्षमता इस बीमारी में ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा पूरे विश्व में इतने सारे लोग एक साथ और कुछ ही समय में 7-8 महीनों में इतने लोग प्रभावित हुए हैं। आज के स्टेटस देखें तो पूरे विश्व में कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत भी हुई है। तो ये काफी बड़ा फिगर है। यदि हम अपने भारत की बात करें तो अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और लगभग 48,000 मौतें भी हुई हैं। तो ये फिगर देखें तो यकीनन काफी बड़ा है। लेकिन हम भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से भी सोचें। मैं श्रोताओं को ये भी समझाना चाहूंगा कि बीमारी इन्फेक्शियस जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी इससे इतना ज्यादा डर की और खौफ की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी यकीनन संख्या के हिसाब से इसने काफी लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन हम पूरे पॉपुलेशन के नजरिए से देखें तो अभी भी इसका रेशियो काफी कम है। इसकी फैटिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो काफी कम है, खासतौर पे भारत में। और खासतौर पे हम छत्तीसगढ़ का दृष्टिकोण देखें तो यहाँ पे मृत्यु दर काफी कम है। छत्तीसगढ़ में तो 0.5% से भी कम है। और यदि पूरे हम इंडिया की फैटिलिटी रेट देखें तो 2% से भी कम लोगों में ये मृत्यु पाई गई है। वो भी ये महसूस किया गया है कि सिर्फ डेथ कोरोना से नहीं हुई, बल्कि कोरोना के साथ साथ कुछ और दूसरी बीमारी को मॉर्बिडिटी कंडीशंस रही हैं, तो उनमें ये बीमारी जरूर ज्यादा खतरनाक हुई है। अदरवाइज यदि एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक यंग हेल्दी इंडिविजुअल हो तो उससे कोरोना से बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बीमारी को समझें और इससे अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि इसका संक्रमण काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा ये फैलती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाएं। जिन लोगों को बीमारी हो गई है उनसे हम अपने आप को दूर रखें। और ये भी महसूस किया गया है कि ये बीमारी जिन लोगों को हुई है उसमें से 80 से 85% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है। बाहरी तौर पे वो व्यक्ति बिल्कुल भी नॉर्मल नजर आएगा, स्वस्थ नजर आएगा, लेकिन उसके शरीर में ये वायरसेस हो सकते हैं। इसलिए हमको सभी लोगों से ये मान के कि वो कोरोना का संक्रमित व्यक्ति हो सकता है, उससे हमें इन्फेक्शन लग सकता है, हम अपनी एक दूरी बना के रखें, जो 2 गज की दूरी का आह्वान किया गया वो बना के रखें। भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाए, लोगों से कम संपर्क में आए और बाहर निकलने की अभी भी हम ये कोशिश करें। हम बताना चाहेंगे कि लोग बाहर ना निकलें, घर पे ही सीमित रहें। बहुत ज्यादा जहाँ जरूरी है वहां तो जाना जरूरी होगा तो निकलें, लेकिन उसको हम कम कर सकें जरूर कम करें। डॉक्टर साहब, कोरोना पर ही हम आगे आपसे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। अब मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक और गीत सुना जाए। मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है पुराना, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। जी जी, बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, ओपी नैयर साहब का संगीतबद्ध। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो।
अधूरी है अभी, अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी, दिल की हर बात अधूरी है अभी, अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी, चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। कोरोना की जो टेस्टिंग चल रही है इन दिनों हमारे प्रदेश में, उस टेस्टिंग की भी जिम्मेदारी आपके हाथों में है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हमारे प्रदेश में जो टेस्टिंग चल रही है उसकी रिपोर्ट जो है वो कितने दिनों में मिल रही है लोगों को? अभी प्रदेश में हमने कोरोना टेस्टिंग में काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है। जो स्थिति 3 महीने पहले थी उससे हमने काफी स्थिति को मजबूत किया है और अभी ऑन एन एवरेज हम 24 आवर्स एक दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देते हैं और लगभग सभी केसेस में 24 घंटे के अंदर लोगों को रिपोर्ट मिल जाती है। शुरुआत में ये जरूर था कि टेस्टिंग सेंटर्स हमारे कम थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि पूरे प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स मिला के 7 मेडिकल कॉलेजेस में इसकी टेस्टिंग हो रही है, जिसको हम RT-PCR टेस्ट करते हैं, वो सभी जगह हो रही है। और इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट भी होता है TrueNAT टेस्ट, वो भी कुछ सेंटर्स में शुरू किए गए हैं और एंटीजन डिपेंडेंट टेस्ट होते हैं जो रैपिड टेस्ट कहलाते हैं। तो ये 3 तरह के टेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे प्रदेश में अब टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है वो काफी बढ़ गई है और लगभग 10,000 टेस्ट पर डे के हिसाब से हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ तक रायपुर मेडिकल कॉलेज का सवाल है, यहाँ पे हमारे यहाँ अभी 800 से 900, कभी 1000, कभी 1100 तक सैंपल्स पर डे आते हैं जिनकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये जो 3 टेस्ट हैं तीनों ही काफी अच्छे हैं, ICMR से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड टेस्ट हैं और उनके रिजल्ट काफी रिलायबल और अच्छे माने जाते हैं। डॉक्टर साहब, हाल ही में जो 15 दिन का लॉकडाउन हमारे प्रदेश में किया गया था, इस 15 दिन के लॉकडाउन का जो लाभ है ये हमें क्या अभी दिखाई दे रहा है या इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा? लॉकडाउन का असर कुछ दिनों बाद जरूर नजर आएगा। डॉक्टर साहब, इस बीमारी की रोकथाम के लिए स्वस्फूर्त होकर लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे लोग जिन्हें थोड़ा भी ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत खराब है या उन्हें इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं,
क्या कहना चाहेंगे लोगों से, जिस भी व्यक्ति को इसके कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को कहाँ खबर करना चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। बीमारी छुपाने का तो सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल सामने आना चाहिए। बल्कि आप चिकित्सकों से मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं की जहां भी व्यवस्था की गई है, चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, जहां भी आप जा सकें जरूर जाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, उनको अपनी बीमारियों के बारे में बताएं, चाहे वो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में ही क्यों ना, छोटा सा बुखार ही आ रहा हो या सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, जिसको हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज के जो स्थिति है उसमें इन छोटी छोटी बीमारियों को भी, छोटे छोटे लक्षणों को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सामने आइए, डॉक्टर्स के पास जाइए, चिकित्सा सुविधाएं जो भी उपलब्ध है उनका भरपूर फायदा उठाएं। टेस्टिंग सुविधाएं काफी अच्छी अब अवेलेबल है, जाएं और ये निःशुल्क सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई है, उसका लाभ जरूर लें। जहां तक रायपुर का सवाल है, यहाँ पे 3-3, 4-4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे सैंपल्स लिए जाते हैं। वहाँ आप सैंपल दे के अपने आप को सुनिश्चित कर लें कि आप इसके संक्रमण को नहीं झेल रहे हैं। टेस्ट करा लेंगे तो आपको एक अपने आप में भी ये महसूस होगा कि हाँ, मैंने टेस्ट करा लिया और मैं संक्रमण रहित हूँ। यदि संक्रमण किसी कारण से हो भी गया तो भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि पूरा इलाज इसका अभी अवेलेबल है। निश्चित रूप से आप 100% ठीक हो जाएंगे। 99-98% लोगों में रिकवरी देखी गई है। बहुत कम केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अच्छी मुहैया कराई है सरकार ने, उसका लाभ लें और उसको जरूर अपने आप को संक्रमित होने से बचाएं। तो डॉक्टर साहब, ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार आ रहा है, तो वो व्यक्ति समीप के चिकित्सक के पास जाकर अपनी जांच करवा ले, उन्हें दिखा दे। और अगर वो चिकित्सक कहते हैं कि आप कोरोना की जांच करवा लें, तो उन्हें रायपुर में कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है? जितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं के सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, BKS है, यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। और साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 28 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के, वहाँ सैंपल कलेक्शन की सुविधाएं उपलब्ध है। सैंपल कलेक्शन तो निश्चित रूप से वहाँ हो जाएगा, भले सैंपल की जांच सिर्फ कुछ ही सेंटर्स में हो रही है, लेकिन सैंपल कलेक्शन के लिए कहीं भी कोई असुविधा नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाके अपने सैंपल्स दे सकते हैं। मतलब ये कि अगर किसी अन्य जिले में, मान लीजिए कोई जिला कोरिया है या जिला बेमेतरा है या कवर्धा है, कबीरधाम है, वहां पर भी कलेक्शन सेंटर है और वहां अगर व्यक्ति जांच करवाने के लिए जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट आने में कितना समय लग जाएगा? 24 आवर्स के अंदर हम रिपोर्ट्स दे रहे हैं और उनके जो मोबाइल नंबर रहते हैं उस मोबाइल नंबर्स पे रिपोर्ट्स उनको भेज दी जाती है। उन्हें रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए भी यहाँ आना नहीं होता। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ, जैसा आपने एग्जांपल दिया, कोरिया, बेमेतरा, कबीरधाम है, चाहे जांजगीर हो, चापा हो या दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आप सैंपल दे सकते हैं और सैंपल्स वहाँ से टेक्नीशियंस वहाँ के एम्बुलेंसेस गाड़ियों में लेकर हमारे पास आते हैं और ये डेली कलेक्शंस होते हैं और डेली ही उसकी नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 24 आवर्स में हम लोग रिपोर्ट दे दिया करते हैं। कुछ इस केसेस में कई बार टेस्ट रिपीट करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा हो सकता टाइम लगे, लेकिन 95% केसेस में 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट दे दी जाती है और उनके जो मोबाइल नंबर होते हैं उसमें भी ये रिपोर्ट उनको भेज दी जाती है। डॉक्टर साहब, एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर जो प्रयास किए जा रहे थे, उन प्रयासों में भी विभिन्न देशों को सफलता मिल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे दुनिया के देश इस सिलसिले में लगे हुए। रशिया की अभी भी खबर आई कि उन्होंने एक वैक्सीन बना लिया है और अमेरिका में, चाइना में और दूसरे कंट्रीज में और भारत में भी। मैं तो चाहूंगा कि भारत में भी इसके काफी अच्छे प्रयास चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत हाई लेवल के मॉडर्न टेक्निक्स के आधार पे ये वैक्सीन का निर्माण किया जाता है, वैक्सीन बनाई जाती है। लेकिन क्योंकि ये वायरस अभी भी नया है, उसके वायरस का वैक्सीन बनाना इतना भी आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। उस वैक्सीन प्रिपरेशन के जो स्टेजेस होती हैं, 3, 4, 5 स्टेजेस से होकर उससे गुजरना होता है और तब कहीं जाके वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो उन पूरे परीक्षणों से गुजरने के बाद
और जब हर स्टेज पे वो वैक्सीन सक्सेसफुली ट्रायल हो चुका होता है, तब कहीं जाके वो मार्केट में आते हैं। हो सकता है इसमें कुछ महीनों का समय लगेगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत कारगर टीके, वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल होगा। एक दूसरा नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक रूप से भी हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है और इन इन्फेक्शियस डिजीजेस के लड़ने के लिए हमारी अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है जो शरीर की, वो धीरे धीरे सक्रिय होती है। और यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम आने वाले कुछ महीनों में इस कोरोना से लड़ने में सफल होंगे और हमारा अपना शरीर प्राकृतिक रूप से इस खतरनाक वायरस के अगेंस्ट इतनी शक्ति अर्जित कर लेगा कि हम इस वायरस को आसानी से हरा सकेंगे। बिल्कुल। जिस हर्ड इम्यूनिटी की आप बात सुनते होंगे, वो हर्ड इम्यूनिटी यही होती है कि हम अपने शरीर में ही व्यक्ति लोग, सभी लोग, पूरी जनता, पूरी जनसंख्या के लोग अपने अपने शरीर में एंटीबॉडीज बना लेते हैं और वो एंटीबॉडीज इस वायरस के अगेंस्ट काम करता है, अपने शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाता है। और ऐसा यदि हो पाएगा, जो कि बहुत हद तक संभव है, बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज की एपिडेमियोलॉजी में की स्टडी करें तो ऐसा अक्सर होता है कि 3, 4, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद पूरी पॉपुलेशन में ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है और उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम इस कोरोना बीमारी से लड़ सकेंगे और इसे हरा सकेंगे। मतलब यह है कि इस तरह की इम्यूनिटी क्रिएट होते ही कोरोना हमें छू नहीं पाएगा। डेफिनेटली जी। तो डॉक्टर साहब, आपकी इन बातों से हम सभी बहुत आशान्वित हैं और बहुत उम्मीद से हैं कि बहुत जल्द कोरोना को हम पराजित करेंगे। हमारी शुभकामनाएं स्वाधीनता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी श्रोताओं के लिए है कि हम सब मिलकर कोरोना को बहुत जल्द परास्त करेंगे। तो अंत में आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे? लता मंगेशकर का एक गाया हुआ गीत है, पंख होते तो उड़ाती रे। जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। और डॉक्टर अरविंद निरल जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। यादों में खोई पहुंची गगन में, पंछी बन के सच्ची लगन में हो। यादों में खोई पहुंची गगन में, पंछी बन के सच्ची लगन में। दूर से देखा मौसम हसी था, दूर से देखा मौसम हसी था। आने वाले तू ही नहीं था, रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। पंख होते तो उड़ आते रे, रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे।
दिखलाती रे। तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। तो श्रोताओं, देश में चिकित्सा सुविधा के विकास और कोरोना पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद नेरल से इस बातचीत के साथ ही आज के कार्यक्रम से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।